लास्ट क्लास तक हमने कहाँ तक बात कर ली थी? हमने बात कर ली थी करंट डेंसिटी तक, जिसको जी। हम जे से दिखाते हैं, और वो बराबर होती है करंट अपॉन एरिया वेक्टर, जिससे हमने करंट की वैल्यू निकालना सीखी। वो होती है करंट डेंसिटी इंटू एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इसकी यूनिट वगैरह की बात की थी। यही सब पढ़ा था ना लास्ट क्लास में? हाँ जी जी, यही पढ़ा था। आपने अभी भी वो दोनों लेक्चर कंप्लीट नहीं किए? नो। तो फिर समझ में कैसे आएगा आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से कनेक्ट करेंगे चीज़ों को? कब होंगे ये कंप्लीट? सहमति। आज 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 करूंगा, आज सही में करूंगा। पक्का? जी पक्का। ठीक है। देखिए, देखिए। एक चीज और ऐड कीजिएगा यहाँ पर। आपने जो फॉर्मूला लिखा है करंट डेंसिटी का, वो क्या लिखा है? एन वी डी ई। करंट डेंसिटी, विच इज डिनोटेड बाय जे वेक्टर। वो आई के साथ होता है, और आई की वैल्यू होती है एन ए वी डी इंटू ई। ये कैपिटल ए होता है। और आपका जो जे आपने लिखा है वो होता है आई अपॉन ए। हम्म। तो फिर आपने यहाँ आई की वैल्यू डाली होगी, जो कि है एन अपॉन ए, सॉरी एन ए वी डी इंटू ई जी। अपॉन ए। तो ये कैंसिल होकर क्या बना होगा? एन एन वी डी ई। ई। तो करंट डेंसिटी को आप एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि है आपका एन वी डी इंटू ई। अब मुझे बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इनटू रिलैक्सेशन टाइम। टाउ अपॉन एम। जी। को यहाँ पुट कर दीजिए। तो जे का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, एन ई ई टाउ अपॉन एम इंटू ई, जो कि बन जाएगा जे इज इक्वल टू एन ई टाउ ई स्क्वायर अपॉन एम। ये रहा आपका पहला फॉर्मूला करंट डेंसिटी का। ये दूसरा है, और ये तीसरा फॉर्मूला है। ठीक है। जी सर। ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा आप कंडक्टिविटी, नेक्स्ट पेज पर। कंडक्टिविटी, जिसको हम दिखाते हैं सिग्मा से। आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, रेजिस्टिविटी पढ़ी होगी, ऐसे ही हाँ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। जी। पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर? सर वो शुरू नहीं हुआ। अच्छा, वो स्टार्ट नहीं हुआ आपका, तो लिखिएगा। जी। कैसे? इसके बारे में लिखिएगा, कंडक्टिविटी के बारे में। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which allow which allow
द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, which allow the electric current passing through it. लिख लिया? जी। देखिए मैं आपको चार बातें बताता हूँ यहाँ पर। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर आपकी दो क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है रेजिस्टिविटी। एक रेजिस्टेंस होता है, एक रेजिस्टिविटी होती है। इन दोनों का एक ही काम होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। और रेजिस्टिविटी क्या करती है? ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इंटरनल टॉपिक पे बात करती है इसके। इंटरनली जब हम इसको देखते हैं, एक तरह के रेजिस्टेंस को ही डिफाइन करती है, तो इसको ही बोलेंगे रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। अब दो टर्म आती हैं आपकी, एक रेजिस्टेंस का उल्टा आता है जिसको वन अपॉन आर बोलते हैं, और एक रेजिस्टिविटी का उल्टा आता है जिसको वन अपॉन सिग्मा बोलते हैं, वन अपॉन रो। जी। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? विच कंडक्ट द करंट। कंडक्टर रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। जैसे ही रेजिस्टेंस होता है ऐसे ही इसको कंडक्टेंस बोलते हैं, जिसको आप सी से या के से दिखाते हैं। और ये जो रेजिस्टिविटी है, इसको दिखाएंगे आप इसके उल्टे को सिग्मा से। तो रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, जिसको आप किससे दिखाएंगे? सी से या के से सिग्मा। भी दिखाते हैं। इसी तरह रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या करती है? अलाउ द पैसेज ऑफ करंट। अलाउ द पैसेज ऑफ करंट। तो ये रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, चारों टर्म क्लियर हुई? जी। ठीक है। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा है करंट डेंसिटी के बारे में। जे इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला भी हमारा ऊपर आया था वो क्या आया था? वी डी नंबर डेंसिटी इंटू टाउ इंटू टाउ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर जी। अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आया था। हाँ। तो जो ये वैल्यू दिख रही है ना आपको यहाँ पर, ये वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं सिग्मा। तो जे बराबर होता है हमारे, जे इज इक्वल टू सिग्मा क्रॉस ई वेक्टर। तो ये आपका एक और फार्मूला आ गया निकालने को, लेकिन यहाँ पर आपका मेन फोकस जो है वो किस पर है? कंडक्टिविटी टर्म पे। तो कंडक्टिविटी का मतलब सिग्मा, सिग्मा किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन एम। ये आपका फार्मूला है कंडक्टिविटी का। अब ये जो आपने लिखा है ना, ये जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये आपकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ की, जो कि किसके बराबर होती है? आप इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब बात आती है सवाल कैसे आएगा और क्या आएगा सवाल में। तो देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है उन सबको मैं रिलेट करता हूँ इस चैप्टर में। सबसे पहली टर्म आपने पढ़ी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी। इधर ही फोकस रखिएगा, कहीं और मत देखिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, इसका फॉर्मूला बताइए मुझे क्या होता है। एन एन ई ई ई कैपिटल ई रिलैक्सेशन बाय एम। सही बता रहे हैं? हाँ। ये नहीं होता उसमें, एन एन नहीं होता। नहीं होता। ये फॉर्मूला है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। उसके बाद आपने दूसरे नंबर में पढ़ा करंट। करंट को आप जो कि दिखाते हैं आई से। उसका फॉर्मूला क्या आया था? आई इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई। जी। ये आया था। हाँ यही आया था। ठीक है। तीसरे नंबर पर आपने पढ़ा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। जिसको जिसको आप दिखाते हैं रिप्रेजेंट जे वेक्टर से। और ये किसके बराबर होती है? जे वेक्टर इज इक्वल टू आई बाई ए। ए वेक्टर। फिर आपने पढ़ा फोर्थ नंबर पर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। जिसको सिग्मा से दिखाते हैं। कंडक्टिविटी निकालते कैसे हैं? कंडक्टिविटी होती है 1 अपॉन रजिस्टिविटी के बराबर। या फिर जो आपने ऊपर लिखा है वो क्या लिखा है? एन टाउ ई स्क्वायर अपॉन एम। ये आपकी कंडक्टिविटी होती है। ये आई कहाँ से? उसके लिए आपने पढ़ा ओम्स लॉ। तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले टिप पर हैं तो आप ओम्स लॉ तक पहुंच पाएंगी, जो कि है जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओम्स लॉ भी जे वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर। अच्छा नहीं, सॉरी। क्या कुछ नहीं कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक ये बात? जी। ये समरी हो गई। इनको आप एक दो बार लिखिएगा, देखिएगा, चीजें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रेजिस्टिविटी क्या होती है। जिसको आप रो से दिखाते हैं। इसके बारे में लिखिएगा हेडिंग डालकर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which resist the electric current passing through it, which resist the electric current passing through it। लिखा? जी। ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखिएगा। रेजिस्टिविटी होती क्या है? एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इट इज द रेसिप्रोकल
of the, it is the reciprocal of the conductivity. लिख लिया? जी। तो लिखिएगा जो आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा वो बराबर होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी के। तो फॉर्मूला बनेगा रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। ठीक है। जी। अब यहां पर लिखिए कि आपने सिग्मा कैसे निकाला। अभी ऊपर लिख कर आए, सिग्मा बराबर होता है किसके? एन टाउ ई स्क्वायर अपॉन एम के। ये सिग्मा की वैल्यू होती है। तो यहां से आपकी जो रजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? वो आ जाएगी 1 अपॉन एन टाउ ई स्क्वायर अपॉन एम, जो कि बनेगा रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन टाउ ई स्क्वायर। ठीक है, जी। नोट कर लीजिए। कर लिया। अब लिखिएगा रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में लिखिएगा। लिखिएगा द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर which resists the flow of electric current। रेजिस्टेंस है जी। आपका, इसको आप आर से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? कोई आप एक कंडक्टर ले लो, उस कंडक्टर की कुछ लेंथ है एल, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए, और ये कुछ प्रॉपर्टी है इसकी अपनी रजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। यानी कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। कंपैरिजन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक आपके पास ये कंडक्टर है, एक सेम क्रॉस सेक्शन का ये कंडक्टर है। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ क्या होगा? जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बी वाले के लिए होगी वो ज्यादा होगी ए के कंपैरिजन में। जी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया है
एक कंडक्टर का, इसी के नीचे एक और कंडक्टर है इतनी ही लेंथ का, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन कम है। तो अगर आप करंट पास कराएंगे इसमें से, ये है ए और ये है बी, तो जो रेजिस्टेंस आपका ऑफर करेगा ए और जो रेजिस्टेंस आपको ऑफर करेगा बी, इस रिलेशन की वजह से एरिया किसका ज्यादा है, ए का, तो रेजिस्टेंस ए का कम होगा इन कंपैरिजन टू बी। ठीक है, जी। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, क्या होगा। आपका जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल बाई ए के। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो उसकी जगह हम डालते हैं रो। इस तरीके से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है रो एल बाई ए। जी। तो यहाँ पर जो आपने ये रो डाला है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जो हम ऊपर पढ़कर आए हैं। अगर आप इसको मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ये एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी। लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होती है कब, जब आप इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला होता है एम अपॉन टाउ ई स्क्वायर। अगर ये सारी वैल्यू चेंज होंगी तो आपकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। आमतौर पर क्या जी। लेते हैं आप, कि अगर आपका कॉपर का मटेरियल है तो कॉपर के लिए जो रो की वैल्यू होगी, मान लीजिए वो समथिंग 2 × 10⁻⁻⁷, ठीक है, इतनी है। तो कितनी भी कॉपर ले लीजिए आप, ये वैल्यू यही रहेगी अनटिल और अनलेस ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो अब ये वैल्यू में चेंज कौन लाएगा, या तो एम चेंज होना चाहिए, या ई चेंज होना चाहिए, या टाउ चेंज होना चाहिए, या एन चेंज होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपको ऐसी दिख रही हैं जो चेंज हो सकती हैं। एक चीज तो कंफर्म है कि हम टाउ को एडजस्ट कर सकते हैं। टाउ होता है रिलैक्स। रिलैक्सेशन, दो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम। अगर मैं इनकी स्पीड को कम या बढ़ती कर दूं तो टाउ चेंज हो जाएगा। टाउ हाँ। चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ऑब्जर्व करते हैं ऑन ऑब्जर्विंग माइक्रोस्कोपिकली, दिस रो इज नॉट अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होगा। तो जब ये कांस्टेंट नहीं होगा तो ये कुछ चीजों के साथ चेंज होगा। ये किस तरीके से चेंज होगा, हमारा आगे का टॉपिक इन चीजों पर ही रहेगा। तो मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था पहले आपको, वो न्यूमेरिकल मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर से। यहाँ पर न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि आपके पास एक कॉपर वायर है, अ वायर है रेजिस्टेंस 12 ओम, यानी कि एक वायर है आपके पास जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 12 ओम। हम्म। इट इज नाउ स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। आप इसको जी। स्ट्रेच तो करते हैं और इसकी आपने ये लेंथ जो करा, है इसके मुकाबले में करा दिया मैंने, हाँ ये डबल हो जाती है। तो 2L हो जाएगा लेंथ। तो लेंथ अगर यहाँ पर आपने एल मानी थी तो तो यहाँ पर इधर जो 2L। लेंथ है वो स्ट्रेच करने से 2L हो जाएगी। लेकिन और उसी के साथ साथ जो इसका एरिया है, यहाँ ए है तो वो यहाँ पर एरिया हाफ रह जाएगा, A/2। A/2।
तो आपको बताना है कि आपने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से इसकी रो की वैल्यू जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल आपका वही रहेगा, आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। तो आपको नया रेजिस्टेंस बताना है जो कि कुछ टाइम्स आएगा, मान लो n टाइम्स आएगा पुराने रेजिस्टेंस के। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको सॉल्व करना है फिर से। ओके सर। ठीक है, तो उसी के साथ एक छोटी सी बात करेंगे हम। ओम्स लॉ होता क्या है? ओम जो थे उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, तो आप यहां से जितना पोटेंशियल इसको देंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो उसमें से उतना ही करंट पास होगा। इस स्टेटमेंट को मैं इंग्लिश में लिखा था, उससे बढ़िया आप लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही यहां से करंट पास करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका डेल्टा वी है वो प्रोपोर्शनल होगा आपके करंट के, या फिर उल्टा कह लीजिए, जितना ज्यादा करंट पास कराना होगा आपको उतना ही पोटेंशियल ज्यादा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और सिंपल सी बात है यार, एक जगह 5 वोल्ट पोटेंशियल है और यहाँ 0 वोल्ट पोटेंशियल है। जी। एक जगह 25 वोल्ट पोटेंशियल है और एक जगह 0 वोल्ट पोटेंशियल है। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ आएगा वो 25 वोल्ट आएगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा वो 5 वोल्ट आएगा। तो यहाँ से जो करंट हम पास कराएंगे वो ऊपर वाले के केस में कम होगा और नीचे वाले के केस में ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप डेल्टा वी को लिखते हैं, इक्वेट करने के लिए एक कांस्टेंट की वैल्यू डालते हैं, जो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है वो हो जाता है VRI। अब इसको हम याद करने के लिए कैसे लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू IR, ऐसा करके वीर करके याद हो जाता है। V इज इक्वल टू IR, यही आपका ओम्स लॉ होता है। तो हम पीछे ओम्स लॉ किसको लिख कर आए? हमने ओम्स लॉ लिखा है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इसको कैसे लिख दिया, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना लिखेंगे। जब आपने क्लास 10th में ये पढ़ा था ओम्स लॉ ये होता है, पहला स्टेटमेंट तो यही है, ये तो बाद में आया। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होती हैं। तो अगला हमारा डेरिवेशन होगा कि हम इससे इस तक पहुंचेंगे या इससे इस तक पहुंचेंगे, और वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ करके आता है। जी। समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। ठीक है, तो यहां तक कुछ पूछना है आपको? नो। अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी आपकी, मैं आपको आज से न्यूमेरिकल भेजूं करने के लिए, अच्छा, किसके? PHE के, PH? मैथ्स के और फिजिक्स के भेजूंगा यार। सर पहले मैं मैथ्स का एग्जाम क्लियर कर लूँ, उसके बाद आप भेजेंगे, मैं आज से एग्जाम क्लियर करूँगा। कब तक हो जाएगी वो? क्वेश्चंस एक बार देख के बोलूँ? बताइए चलिए, मीटिंग एंड होने वाली है वैसे तो ये। अच्छा, मैं आपको मैसेज मैसेज अभी डाल देता हूँ, 1 मिनट।